हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। दिसंबर का फर्स्ट पार्ट है ये, नवंबर का थर्ड पार्ट इस बार नहीं आएगा। प्लीज सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नवंबर में और लगे नहीं। मैंने जो भी था सारा ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में कवर कर दिया है जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था। इस सेशन को एंड तक देखिए। दिसंबर का पार्ट 1 है, दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम वाले। बाइलिंगुअल सेशन है ये, क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। मैं अपनी तरफ से हिंदी में जितना ज़्यादा हो पाएगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए प्लीज़। अगर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन आएंगे इससे सभी एग्जाम रेलिवेंट वीडियोज़ के जो हम लोग अपलोड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ज़रा एक बार टाइटल देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए सीखने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप देख लेना, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हो ना, आपको सिर्फ 2 पेज देख के समझ में आ जाएगा कि वर्थ वॉचिंग है या नहीं है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ये हमारा टाइटल है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो है वो बन गए चीफ मिनिस्टर। किसके? तेलंगाना के। हम साउदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। ये एक बार आप इनकी पिक्चर भी देखिए, आपको ये उम्र में भी बहुत जवान लग रहे होंगे। ये यंग से सीएम, तो हम कह रहे हैं एक्चुअल में तेलंगाना भी यंग ही तो स्टेट है, सेकंड ही तो सीएम बन रहे हैं। तो दूसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के दूसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, ये आप जानते हैं। अगर आप दूसरा देखें तो चीफ मिनिस्टर, अगर उसके बाद हम डेप्यूटी की भी बात कर लेते हैं। डेप्यूटी में पढ़ने लायक सवाल ये बन सकता है कि तेलंगाना में पहली बार किसी दलित को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। सबको इक्वल, सबको इक्वालिटी का, समानता का दर्जा दिया जाए, यही अच्छी चीज होती है। इसमें आपको ये दिख रहा है कि दूसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दलित को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है तेलंगाना में। उनका नाम है मल्लू भाटी विक्रमार्का। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। दोबारा सुनिए, तेलंगाना के पहले दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ये, इनका नाम मल्लू भाटी है। ये भी आईएनसी के हैं। मिजोरम के छठे चीफ मिनिस्टर लालडुहोमा, ये जो हैं वो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के हैं, ठीक है। जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर मिजोरम वाले। कितनवें नंबर के? छठे नंबर के। नाम इनका क्या है? लालडुहोमा, ठीक है। लालडुहोमा जो इनका नाम है, याद रखिए। देखिए, आप हाल फिलहाल पढ़े या कभी भी पढ़े, आप ऐसे नाम बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। लालडुहोमा 3-4 बार बोलिए। पार्टी इंपॉर्टेंट है, जोराम पीपल्स पार्टी, पीपल्स मूवमेंट पार्टी, नाम जरूर याद रखिएगा। एसबीआई न्यू एमडी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के नए, इनका नाम है विनय टोनसे। पिक्चर साथ में देखते जाइए, कभी दोबारा दिखेंगे ये बड़े लोग तो आप पहले से ही नाम बता पाएंगे। इनमें से काफी खबरों में रहते हैं लोग। नेक्स्ट में देखिए, लाइबेरिया के न्यू प्रेसिडेंट, इनका नाम है जोसेफ बोकाई। ये यूनिटी पार्टी के हैं। क्वेश्चन 50 से 60 नए हर सेशन में, क्वेश्चंस 50 से 60 नए हर सेशन में। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार रिवीजन जरूर कराती हूँ कि शायद कुछ दिमाग में रह जाएगा। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, आईएनसी के। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहली बार किसी दलित को वो तेलंगाना में बनाया गया है, इनका नाम है मल्लू भाटी, ये भी आईएनसी के हुए। अब जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के लालडुहोमा, ये मिजोरम के छठे नंबर के चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में विनय टोनसे बने हैं एसबीआई के नए एमडी। इसके बाद यूनिटी पार्टी के जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट बने हैं। थोड़ा सा शायद याद रहेगा, रिवीजन से परेशान मत होइए, इरिटेट मत होइएगा रिवीजन से। रिवीजन का कारण यह है कि मैं न्यूज़ नहीं सुना रही हूँ, मैंने मेहनत करी क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, आप मेरी हेल्प करिए क्वेश्चन याद करके। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप क्वेश्चंस याद कर रहे हैं, प्लीज़ याद करिए, याद नहीं करेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंडिया इन फोकस टाइटल है, इंडिया ने 250 करोड़ का
क्रेडिट लाइन, अब हेल्प है, लोन है, दिया जा रहा है केन्या को। एक्चुअल में केन्या के राष्ट्रपति इंडिया विजिट पर थे जिनका नाम विलियम रूतो है। विलियम रूटो जो है वो बहुत बात करने लगे कि केन्या और इंडिया जो है बिल्कुल भाई भाई टाइप के, ऐसे वाले सिर्फ 2 ज्योग्राफीज में हैं लेकिन सब कुछ सेम है, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। अब आप ये देखिए, नाम मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि विलियम रूटो जो थे वो प्रेसिडेंट हैं केन्या के। देख लीजिए, स्टेट विजिट टू इंडिया बाय केन्याज प्रेसिडेंट विलियम रूटो, नाम इनका याद रखना है केन्या। देखिए, जब कोई आता है, कोई डेलीगेट किसी कंट्री से आता है तो वो आने पर कुछ अच्छे अच्छे से डिसीजंस, कुछ अच्छे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आपका ये एमओयूज या फिर अग्रीमेंट साइन करके जाता है जो दोनों देशों की भलाई के लिए हो। तो केन्या को क्रेडिट लाइन $250 मिलियन का, $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन किस लिए? एग्री को मॉडर्नाइज करना है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है केन्या में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है, कंट्री के प्रेसिडेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। इसमें लीड करना भी थोड़ी ठीक सी बात होती है। काहे? इसलिए क्योंकि आप ये समझ के चलिए, आप सारे के सारे देशों में शुगर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप शुगर वाली चीज़ को लीड कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने को 1 साल के लिए 2024 के लिए इंडिया को मिला है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयर इंडिया 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। हेडक्वार्टर्ड, ISO इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन यूके। नेक्स्ट, ये COP 28 है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो नवंबर वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था वही जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो जो क्लाइमेट चेंज वाला जो कन्वेंशन हुआ, उसको प्रधानमंत्री ने अटेंड किया दुबई में। अगर आपको याद हो, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है दुबई UAE में। तो दुबई UAE में प्रधानमंत्री ने जिस चीज़ को अटेंड किया, आप समझ गए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है। वहाँ पर अगर हमने किसी तरह का कोई भी अग्रीमेंट साइन किया या फिर हमने किसी चीज़ के ऊपर निर्देश दिए, हमने बातचीत करी, तो हम किस चीज़ को लीड कर रहे थे, किस चीज़ के फेवर में थे, ज़रा सी ये 2 बातें सुन लीजिए। हम कह रहे हैं COP 28 जो एनवायरमेंट, जो क्लाइमेट वाली COP कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, हम कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये दुबई UAE वाली इंडिया को होस्ट करा। किस चीज को? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को। नाम से ही आपको सारी बात समझ में आ गई कि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ग्रीन वर्ड से समझ जाइए कि क्या कर रहा था इंडिया, ये UAE के साथ को होस्ट कर रहा था। देखिए, एग्जाम में जब ये टाइटल आपको दिया जाए कि इंडिया ने किस चीज को को होस्ट किया, इसको भी को होस्ट किया, इसको भी को होस्ट किया, लेकिन किसके साथ किया आपसे पूछा जाएगा। तो UAE, दुबई UAE में UAE के साथ इंडिया ने को होस्ट किया। किसको? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को UAE के साथ को होस्ट किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, क्लाइमेट चेंज, वही वाली बात चल रही है जिसको प्रधानमंत्री अटेंड कर रहे थे। COP 28 में इंडिया ने को होस्ट किया। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन फेज 2, इसको भी इंडिया ने को होस्ट किया स्वीडन के साथ। किसके साथ? स्वीडन के साथ। ऊपर वाला को होस्ट किया UAE के साथ ग्रीन इनिशिएटिव जो था, नीचे वाला ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इसके बाद को होस्ट किया लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को भी को होस्ट किया, बट ये इंडिया ने स्वीडन के साथ को होस्ट किया। तो एक साथ मिलकर होस्ट करते हुए इंडिया और स्वीडन, और ऊपर इंडिया और UAE। इसमें रिवीजन खत्म करते हैं तेजी के साथ। इंडिया इन फोकस में $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन लोन दिया केन्या को, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने। इंडिया विजिट पर थे केन्या के राष्ट्रपति जिनका नाम विलियम रूतो है। इसके बाद इंडिया चेयर कर रहा है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को। 1 साल के लिए चेयर करने के लिए चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया को दी गई है। ये इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है।
नीचे वाले दो COP28 इंडिया UAE और COP इंडिया स्वीडन के साथ 28 COP28 इंडिया स्वीडन के साथ, ये दो ग्लोबल क्रेडिट लाइन इनिशिएटिव और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के फेज 2 को को-होस्ट किया इंडिया ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी के साथ। मैं मान रही हूं आप सब याद कर रहे हो, आप अगर हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं सभी टीचर्स आपकी इक्वल तरीके से मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप अभी तक लाइक का बटन भी दबा चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहें हमसे तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप कॉल करिए, आप ज्वाइन करिए। जो भी एग्जाम आपके दिमाग में है एटलीस्ट बात करके आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम उसकी तैयारी कराते हैं। अगर कराते हैं तो सारे के सारे टीचर्स आपको वही एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मेरे को देख लीजिए, मैं भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पीछे से दिख रहा होगा कि कितने सालों से तो आप मेरे वीडियोस भी देखते आ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। online.vidyaguru.in वेबसाइट है, आप उस पर भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम मतलब रेलिवेंट वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो इस एग्जाम रेलिवेंट वीडियो का PDF भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे। 1 साल के लिए आपको PDF मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये हिंदी मीडियम का सेशन है, फिर बोल रही हूँ, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशंस आर आल्सो अवेलेबल, यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक देम आउट। ये सेशंस प्लेलिस्ट में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइनिंग में भी आपको बाइलिंगुअल के सेशंस अलग मिलेंगे, मतलब हिंदी मीडियम के सेशंस अलग मिलेंगे, आपको इंग्लिश मीडियम के सेशंस अलग मिलेंगे। आपको खुद चूज करना पड़ेगा पेमेंट के टाइम पे, ज्वाइन करने के टाइम पे, कि आप कौन से मीडियम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। स्टेट न्यूज टाइटल है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम रेलेवेंट वीडियो की तरफ वापस से। स्टेट न्यूज में बेटा स्टेट फिश ऑफ गुजरात घोल। अब आपको अगर नाम ही नहीं पता है तो अब से याद कर लीजिए। अब आप इसे स्टेट फिश ऑफ गुजरात गोल पढ़िए, घोल पढ़िए। नाम याद करने से मतलब है, क्योंकि एग्जाम में आए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। स्टेट फिश गोल। तो अभी क्या पढ़ा हमने? नीति आयोग का पहली बार आता हुआ डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी सुना होगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो। कुछ ऐसे ये समझिए कि मापदंड हैं जिन पे कि हेल्थ देखा, न्यूट्रिशन देखा, एजुकेशन देखा, एग्रीकल्चर देखा, तो सारे पैरामीटर्स पे कुछ अच्छा परफॉर्म करता हुआ ब्लॉक दिखा जो किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होगा, सीधी बात है। तो ब्लॉक छोटा है, डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है किसी ये ब्लॉक। वैसे ही हमने बात की कि कौन टॉप पर रहा, जिसमें मैंने आपको क्या कहा कि पहले नंबर का तिरयानी ब्लॉक, दूसरे नंबर का कौशाम्बी ब्लॉक। समझ रहे हैं आप? तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। मैंने कहा ये तेलंगाना वाला, वो यूपी वाला। तो तेलंगाना वाला पहले नंबर पर रहने वाला तिरयानी ब्लॉक है, ये याद रखिएगा। नीति आयोग का पहली बार आता हुआ डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, आप जानते हो। शायद आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर सुनिए कि एग्जाम में अगर सीधा क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ा बोर होके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन में अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। आपने ये देखा कि साइक्लोन आया, ठीक है, साइक्लोन आया, चेन्नई में बाढ़ सी आ गई। आपने ये देखा कि फ्लड मिटिगेट करना है, जो पानी आ गया है, जो बाढ़ आ गई है, उसको मिटिगेट करना मतलब टू लेसन द इम्पैक्ट होता है, कि कम करना है किसी चीज़ के इम्पैक्ट को। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको मदद चाहिए। यही बात लिखी है कि पहली बार अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है चेन्नई के लिए, जिसमें कुछ सेंट्रल ग्रांट मिलती है, कुछ पैसा मिलता है, जिससे उस जगह की हेल्प हो पाती है। फ्लड मिटिगेशन, अर्बन फ्लड मिटिगेशन, मिटिगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं इम्पैक्ट को। चेन्नई के लिए पहली बार अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइक्लोन मिशोंग है, ठीक है, साइक्लोन मिशोंग है। अब ये नाम जो था ये म्यांमार ने दिया था। मिशोंग जो नाम है ये म्यांमार ने दिया था, साइक्लोन मिशोंग। अब यहाँ पर उनके हिसाब से मिशोंग का मतलब है कोई चीज़ स्ट्रेंथ वाली है, फोर्स वाली है, रेजिलिएंट है। वो रेजिलिएंट एंड स्ट्रेंथ
मीनिंग है इस मिशोंग का, म्यांमार ने ये नाम दिया है, आपसे पूछा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लैंडफॉल हुआ, लोग इससे बहुत आप समझिए अफेक्ट भी हुए, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। आपको ये आता हुआ दिखा होगा अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ा है तो। दूसरी बात यह है कि बे ऑफ बंगाल में ये बना, बे ऑफ बंगाल में इसका ओरिजिन था। इंडियन ओशन की बात आप ये समझ लीजिए हो रही है प्रैक्टिकली यहाँ पर। दोबारा से मैं आपको एक बात बता दूं, साइक्लोन मिशोंग है जिसका मीनिंग रेजिलियंट या फिर स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर फोर्स वाला या पार वाला या स्ट्रेंथ वाला है। इसका नाम मिशोंग म्यांमार ने दिया था, समझ रहे हैं आप। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बे ऑफ बंगाल में इसका ओरिजिन आपको होते हुए दिखेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इससे अफेक्ट हुए, यहाँ पर इन्होंने हिट किया इस साइक्लोन ने, इसीलिए आपको और ज़्यादा पता होना चाहिए। कुछ लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं, इसीलिए ये और सुनिए ध्यान से। टैंटलम एक रेयर मेटल है, ठीक है। कुछ आईआईटी आपको इसको ढूंढती हुई नजर आ रही होगी, कि आपको बताती हुई नजर आ रही होगी कि इंडिया में पंजाब में सतलुज में आपको टैंटलम नाम का एक रेयर मेटल जो है वो रिवर सैंड में मिला है जी। तो ये टैंटलम, आप बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। आप खुद तैयारी करते हैं, आप जानते हैं। तो टैंटलम एक रेयर मेटल है। सिर्फ टैंटलम पूछ लिया जाए क्या है तो आप बता पाएंगे ना? रेयर मेटल है, हर हाल में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन का WTO ने तारीफ किया है, ये टूरिज्म वाले की बात हो रही है। टूरिज्म केरला में, जैसे केरला ने अच्छे से इसको अप्रिशिएट किया, तो केरला का जो टूरिज्म का हैंडलिंग है वो उसको जगह मिली UN के WTO में। WTO ने लॉर्ड किया, प्रेज किया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बाय केरला। समझ गए आप? एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेट फिश गुजरात की गोल, नीति आयोग पहली बार डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में पहली बार में ही पहली नंबर पे तिरयानी तेलंगाना वाला ब्लॉक। इसके बाद कोशाम्बी यूपी वाला ब्लॉक दूसरे नंबर पे। पहली बार अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है चेन्नई के लिए। साइक्लोन मिशोंग जो है जिसका मीनिंग रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ है, ये नाम म्यांमार ने दिया है, ये बना यहाँ पर था और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को इसने हिट किया था। टैंटलम जो है एक रेयर मेटल है जो सतलुज की रिवर सैंड में मिला है पंजाब में। इसके बाद UN WTO ने लॉर्ड किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बाय केरला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेट है बैंकिंग अवेयरनेस। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इनमें से जो नहीं आएगा, याद रखिएगा। 101% ये क्वेश्चन आएंगे अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो। थोड़ी देर का ब्रेक वो बच्चे ले लीजिए, फिर से जुड़ जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे के आना, देख लीजिएगा करंट अफेयर्स यहीं से आएगा। बैंकिंग वालों के लिए है ये इतना सा पेज, बट ये सारे क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है RBI बार्स इंस्टा EMI कार्ड एंड ई-कॉम लोन बजाज फाइनेंस का। दोबारा सुनिए, RBI बहुत चीजें रेगुलेट करता है, आप जानते हैं। तो RBI ने यहाँ पर एक चीज कही, वो चीज क्या थी? वो चीज ये है, देखिए, कुछ चीज को रोकना या कुछ चीज को रीस्टार्ट करना ये RBI के हाथ में है। अगर RBI एक बॉडी है, ग्रेटर बॉडी है, ग्रेटेस्ट बॉडी है, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर अपनी तरह से किसी भी अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहें तो वो उन पे रोक भी लगा सकते हैं, उन्हें रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस को कहा RBI ने कि EMI कार्ड, इंस्टा EMI कार्ड और ई-कॉम लोन जो है उसको बैन करिए। मतलब बैन कर दिया RBI ने, अलाउ नहीं कर रहा RBI, ये याद रखिएगा। अब MOU है, ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इशू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इशू, यहाँ पर नाम से ही पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें जो क्लियरेंस देने वाली बॉडी वो दे रही है, लेकिन ये RBI ही खुद मॉनिटर करता है इसको, RBI ही इसे चलाता है। RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच में शक्तिकांता दास आपको बोलते हुए भी नजर आए होंगे कि हमें फॉरेन रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और RBI ने साइन किया एक MOU ऑन कॉपरेशन रिगार्डिंग। अब ये क्लियरेंस वाली बात, ट्रांजैक्शन की क्लियरेंस वाली बात सब समझ लीजिए। मोटी बात ये है, जो हेडिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साइन किया MOU। किस पर? MOU ऑन कॉपरेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग कॉपरेशन?
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन पे क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप। रेट्स हैं, बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू है आरबीआई का, इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हैं तो अनचेंज्ड, लेकिन आप ये समझिए कि आपको लास्ट पढ़ के जानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी नियर बाय एग्जाम है, ध्यान से देखिए। रेपो 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.75%। यहाँ पर एक और अच्छी बात है नीचे जो आपको पढ़नी है, जो इनसे अलग है। रेपो 6.5, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, MSFN बैंक रेट 6.75%। नीचे अच्छी बात यह है कि अगर आप यूपीआई करते हो, मेडिकल के लिए करते हो, एजुकेशन पर्पस के लिए करते हो, यूपीआई करते हो, तो उसका लिमिट जो है वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप रिकरिंग पेमेंट्स करते हो, मतलब रीअकर करके पढ़िए, रीअकर रेकर, रिकरिंग पेमेंट्स करते हो, रिकरिंग पेमेंट्स करते हो, रिकर होती है, दैट मीन्स दोबारा होती हैं, रीअकर बार बार होती हैं। तो कोई पेमेंट अगर आप यूपीआई से करते हो, यहाँ पर लिखा था यूपीआई से अगर पेमेंट है वो बार बार होती है, लेकिन किसकी पेमेंट, ओटीपी नहीं आएगा उसके लिए अगर आपकी रिकरिंग पेमेंट्स है तो। इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर वो 1 लाख तक की है तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जरा। अब बात कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स अपडेट्स की। तो स्पोर्ट्स अपडेट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ना खिचड़ी पक जाएगी, पक्का आप देख लेना, ये याद रहेंगे ही नहीं। आपको लिख करके याद करना पड़ेगा कि आईसीसी मेंस कहाँ है, विमेन कहाँ है, या कोई भी बात मैं कर रही हूँ वो कैसे दूसरी बात से अलग है। ध्यान से देखिए, आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2024, ठीक है, टू बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ये चीज याद रखिएगा एक बार और। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। अब पंकज अडवाणी सब कुछ ही यही चीज जाते हैं, मुझे लगता है सारे इनके साथ खेलने बस ऐसे ही चले जाते हैं। पंकज अडवाणी एक भारतीय दूसरे ही भारतीय को हरा के आया, तो आपस में खेल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप भी निपटा के आ गए। IBSF बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो पंकज अडवाणी हर बार की तरह फिर से जीत गए। अब यहाँ पर हराया, ये भी चैंपियन रहे हैं सौरव कोठारी, अगर आपको पता हो तो ये भी बड़े ही फेमस प्लेयर हैं बिलियर्ड्स वाले। तो सौरव कोठारी को हरा के पंकज अडवाणी जीत गए। दोहा कतर में हो रहा था वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप, ठीक है। पंजाब ने हरियाणा को हराया है, टीम्स हैं मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ध्यान से सुनिएगा, 13वें नंबर की सीनियर तो मेन हुई, सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जिसमें हम कह रहे हैं जो चेन्नई में हो रही थी, जिसमें हराया पंजाब ने हरियाणा को। तो पड़ोसी राज्य पंजाब ने हरियाणा को हरा दिया। ये बात चल रही है चेन्नई में होने वाले, चेन्नई में हुए 13वें नंबर के सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप, वो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप था। ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप है जिसमें बांग्लादेश में होने की बात हम पढ़ रहे हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ये T20 2024 का वर्ल्ड कप है, बांग्लादेश में होगा, लेकिन ये विमेंस वाला है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, क्या हम ऊपर वाले जैसे की ही बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बट ये वो महिलाओं वाला है, नीचे वाला पुरुषों वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। देखिए वेन्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये साउथ अफ्रीका था, अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका था। सिमिलरली T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश है विमेंस वाला, और T20 वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज और यूएसए मेंस वाला। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अंडर 23 टू बी, अब यहां पर ना इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कह रहे हैं कि पहली भारतीय महिला अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन ऋतिका हुडा,
नाम इनका याद नहीं रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का बर्बाद हो जाएगा। मत करिएगा ये। रितिका हुडा अब फेमस हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको इतनी छोटी उम्र में पहली बार कोई भारतीय महिला इतनी बड़ी चीज़ जीतती हुई रेयर दिखी। पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए और याद रखिए, क्योंकि पहला तो और एग्जाम में आता है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन रितिका हुडा। हो कहाँ रहा था? तिराना अल्बानिया में। ठीक है, तो जगह याद नहीं रहेगी आपको, अगर अल्बानिया भी याद रह जाएगा तो चल जाएगा। ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है कि कहाँ पर हो रही थी, तो तिराना अल्बानिया इसकी जगह है। बड़े ही इंपॉर्टेंट लेकिन बड़े ही बेकार और बोरिंग क्वेश्चन लगते हुए, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, रिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 वाला साउथ अफ्रीका में होगा। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विमेन बांग्लादेश में। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ये वेन्यूज है। पंकज जाडवानी ने सौरभ कोठारी को दोहा कतर में हराया, और ये वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात हो रही थी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ये आप दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पंजाब ने हरियाणा को हराया 13वें नंबर के सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में, चेन्नई में हो रही थी ये। फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन रितिका हुडा। अल्बानिया में हो रही थी ये चैंपियनशिप, जिसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई, आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं डिफेंस न्यूज के ऊपर। तो हम स्टार्ट करेंगे काजिंद से, फिर हम पढ़ेंगे हरिमाऊ शक्ति, फिर हम पढ़ेंगे सूर्य किरण। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। इनकी डिटेल्स जो है थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करें काजिंद से। अब काजिंद के नाम में कजाकिस्तान और इंडिया है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद। अब ये 7वें नंबर की थी। किस तरह की एक्सरसाइज है ये भी एग्जाम में आ जाता है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओटार कजाकिस्तान इसका वेन्यू था जहाँ पर इसे परफॉर्म किया गया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से सूर्य किरण है। अब सूर्य किरण तो कितनी बार हो चुकी है, 17वें नंबर की है। किन दो देशों के बीच में होती है, प्लीज इसका नाम हर बार के लिए याद कर लीजिए। सूर्य किरण 17वीं बार इंडिया और नेपाल के बीच में। ऐसा नाम जो दोनों देशों को बड़े अच्छे से सूट कर जाए, सूर्य किरण। तो नेपाल और इंडिया सूर्य किरण, और जगह इसका वेन्यू पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में है, 17वीं बार है, नाम सूर्य किरण है, और पिथौरागढ़ नेपाल में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसे कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हरिमाऊ शक्ति है 2023। हरिमाऊ शक्ति 2023 जो आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, तो हमने कहा आर्मी इंडिया और मलेशिया की हरिमाऊ शक्ति उमरोई मेघालय में इसे कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS संधायक जी। अब ये शिप हुआ ना, लेकिन किस तरह का? सबमरीन है क्या? नहीं, शिप है। प्लीज सुनिए, सर्वे वेसल है ये क्या है? एक सर्वे वेसल है, संरक्षण करता हुआ वेसल है ये, जो सर्वे करता है। INS संधायक है, इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे वेसल है ये। किसने बनाया था? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया था इसे। यही GRSE दोबारा नीचे आ जाएगा, तो GRSE का नाम सुन के डरिए नहीं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है ये। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है ये। इसने INS संधायक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे वेसल है। नेवी ने 4थे नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। देखिए, सबमरीन पनडुब्बी होती है, अंडर सी व्हीकल होता है, तो हम कह रहे हैं एंटी सबमरीन। थोड़ा शैलो है, थोड़ा ऊपर ऊपर रहने वाला है, जबकि सबमरीन तो हम जानते हैं कि नीचे ही चली जाती है एकदम। यहाँ पर ये कह रहा है नेवी की 4थे नंबर की अर्नाला क्लास, जिसका नाम है INS अमीनी। अर्नाला क्लास, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज हैंड ओवर की जाती है। जब नेवी को 4 हैंड ओवर करनी थी, हमने कहा हमने पहली जो हैंड ओवर की उसके नाम से भी उस एंटी सबमरीन का नाम रखा जा सकता है, उसके नाम से, पहले वाली के नाम से भी उसे बुलाया जा सकता है। तो अर्नाला क्लास जो है
अर्नाला क्लास चौथे नंबर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जो नेवी को दिया है, जो जीआरएससी ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने ही बनाया है, ये आईएनएस अमीनी है। आईएनएस अमीनी है, ठीक है, आईएनएस अमीनी है। याद नहीं रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे हैं। अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छा है, नोट्स बना लो। नहीं बना सकते तो पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे बहुत नॉमिनल से चार्ज में 1 साल के लिए अवेलेबल कराया जाता है, आप वो ले सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, रिविजन ज़रूर करिए। डिफेंस न्यूज़, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद है ओटार कजाकिस्तान में 7वीं बार। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में 17वीं बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। हरिमाऊ शक्ति उमरोई मेघालय में, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में। कौन सी? हरिमाऊ शक्ति। आईएनएस संधायक जो है जीआरएससी का लार्जेस्ट सर्वे वेसल है इंडिया का, नेवी को चौथे नंबर का हैंडओवर किया जीआरएससी ने, मेड बाय जीआरएससी, चौथे नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जिसका नाम आईएनएस अमीनी है। अगर आपसे पूछा जाए आईएनएस अमीनी क्या है तो ये बताएंगे आप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जो अर्नाला क्लास की सबमरीन है, अर्नाला क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है। तो सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को याद करने में। एक इम्पॉर्टेंट पेज डेज वाला आपके सामने है। लाइक का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप दबा चुके हो तो प्लीज़ लाइक दबा देना। मुझे एक बात बता देना कमेंट करके कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट डे जो आप दिसंबर में ऐड करना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपके हिसाब से, तो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि क्या ये इम्पॉर्टेंट डे है। उसकी थीम ज़रूर लिखिएगा साथ में, अपनी तरफ से सर्च करिए, ये आपको करना है। कमेंट में मुझे लिख करके बताना है कि दिसंबर में कौन सा इंपॉर्टेंट डे आप चाहते हो मैं और पढ़ा दूं। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता होता है, लेकिन इस बार का थीम इंपॉर्टेंट जो है वो हर साल याद करिए। लेट कम्युनिटीज लीड, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें थीम इस बार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये तो थीम एक बारी में याद होगा नहीं, ट्राई करिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इसका थीम। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को, ये एक आधा क्वेश्चन जो रह गया वो इसमें डाल दिया है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है 19 से 25 नवंबर के बीच में वीक था ना, मनाया गया। दोबारा सुनिए, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर और वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया गया। अब मैं मान रही हूँ आपने सारा सेशन अच्छे से देख करके याद कर लिया है। अगर आपको सेशन इंग्लिश में देखना था तो इंग्लिश का सेशन भी है, आप देख सकते हैं। लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।